नमस्कार, खंबागणी रामलाल साहब, वणक्कम, आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं गायत्री देवी, हमारे साथ जुड़े हुए सीनियर जर्नलिस्ट और इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिसर्च से अविनाश सर, पहले भी सर हमारे चैनल पर कई बार आ चुके हैं। आज का मुद्दा बहुत गंभीर है। हम अक्सर राहुल गांधी को एक पप्पू की तरह देखते हैं, पप्पू की तरह फेमस किया है, पप्पू पप्पू पप्पू, बट वो पप्पू उस जोकर के पीछे एक बहुत ही बड़ा भयानक विलन छुपा बैठा हुआ है। उसी पे सर आज इलैबोरेट करेंगे। एंड इट्स नॉट जस्ट लाइक दैट, विलेन कहना भी गलत हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे और भी पॉइंट्स है विच आई थिंक वी शुड अंडरस्टैंड राहुल गांधी इन हिज पर्सपेक्टिव। सर, अ वेरी वार्म वेलकम इन द शो। जी सर। जी धन्यवाद। मेरे साथ ये एक हमेशा हुआ करता है कि हूं मैं अवनीश और बोल दिया जाता हूं अविनाश। कई बार तो अश्विनी भी बोल दिया जाता हूं। बहरहाल जो भी है, मैं अवनीश हूं। कोई बात नहीं, ऐसा होता है। आइए चलते हैं सीधे राहुल गांधी पे। देखिए, अनौपचारिक बातचीत में अभी मैंने आपसे कहा, जब हम इस वीडियो के लिए आ रहे थे, कि सबसे पहले इस देश के लोगों को एक खुद में भूल सुधार करने की आवश्यकता है। राहुल गांधी पप्पू नहीं है, बिल्कुल नहीं है वो पप्पू। राहुल बहुत ही कैलकुलेटेड व्यक्ति हैं। इतने कैलकुलेटेड हैं कि वो खुद को कितना कैलकुलेट कर लें, उसकी गलती वो कर जाते हैं। कई बार बड़े आराम से उनके आसपास का जो उनका चाटुकार मीडिया है, उसने ये नैरेटिव बनाने का प्रयास किया कि साहब वो तो एक्चुअली राजनीति के आदमी नहीं है, वो सीधे साधे हैं, बड़े भोले भाले हैं और गलती से राजनीति में है। साहब, राहुल गांधी कतई गलती से राजनीति में नहीं है। राहुल गांधी उस परिवार से आते हैं, उस पिता के पुत्र हैं जो 80 के दशक में इंदिरा गांधी जी के न रहने से पहले तक, तब तक भारतीय नागरिकता उनकी माताजी श्रीमती सोनिया गांधी ने नहीं लिया था, जब तक कि उनके पति राजीव गांधी जनरल सेक्रेटरी नहीं बना दिए गए थे कांग्रेस के। जब राजीव गांधी जनरल सेक्रेटरी बना दिए गए कांग्रेस के, 83 में आकर सोनिया गांधी ने भारत की नागरिकता ली। तो वो इतने कैलकुलेटेड परिवार से आते हैं, और वो भी तब जब उनकी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी इस देश की प्रधानमंत्री थी। साहब, हमारा तो कोई रिश्तेदार अगर किसी शहर में या किसी देश में रहता है तो हम तो, अगर हमारी बुआ रहती हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो हम तो पूरे ऑस्ट्रेलिया को ही अपने बुआ का घर समझना शुरू कर देते हैं। हम तो उस भारतीय मानसिकता के लोग हैं जहां मोह है, ममत्व है, अपनी धरती से प्यार है, अपने संस्कारों से प्यार है। और यहां दादी, नाना, देश के पहले प्रधानमंत्री, उसके बाद नानी प्रधानमंत्री, और उसके बाद भी माता तब जाकर भारत की नागरिकता लेती हैं जब उनके पति जनरल सेक्रेटरी हो जाते हैं। तो उस परिवार से आते हैं। बहुत ही कैलकुलेटेड व्यक्ति है, बहुत ही कैलकुलेटेड व्यक्ति है। और इस कैलकुलेशन को जरा अब और आगे ले आइए राहुल गांधी के टर्म में। ये वही राहुल गांधी हैं जो विदेश में जब इससे पहले जाते हैं तो कहते हैं पूरे भारत में केरोसिन ऑयल बिखरा हुआ है, आग लगने की देरी है। तो राहुल गांधी दरअसल वो क्रुड पॉलिटिशियन है जो भारत में रहकर भारत की जमीन से एजेंडा कोई और चलाते हैं, विशुद्ध रूप से अपनी माताश्री सोनिया गांधी जी का एजेंडा चलाते हैं। और उनको चलाना है, वो इसी काम के निमित्त हैं। अगर कोई ये सोचता हो कि भारत के कल्याण के निमित्त हैं तो छोड़ दीजिए साहब, भारत का तो वो कल्याण कर देंगे, वाकई में कल्याण कर देंगे। दूसरी तरीके से इसको समझिए कि कौन सा कल्याण कर देंगे। जो व्यक्ति अपने आप को विपक्ष का चेहरा कहता है, जो व्यक्ति नरेंद्र मोदी को 2014 में ना आने की बात करता है, 2019 में हराने की बात करता है, 2024 में फिर एक बार सामने खड़ा है, जो अपने आप को प्रधानमंत्री पद का दावेदार कहता है, और सिर्फ दावेदार नहीं कहता है बल्कि एकाधिकार समझता है उस पर, और इस बात से परेशान है कि वो चांदी का चम्मच मुझसे दूर क्यों हुआ जा रहा है। 2 टर्म हो गए, 14 से 19 हो गया, 19 से 24 हो गया, 24 से बाद भी अंतहीन सिलसिला चलता है और चलता रहेगा, ऐसा दिख रहा है। वह व्यक्ति, आप उसे पप्पू कहेंगी?
जो व्यक्ति पूरे देश में केरोसिन ऑयल फैलने की बात करता है उसे आप पप्पू कहेंगी? बिल्कुल नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि अभी देखिए 6 दिवसीय दौरा उनका शुरू हुआ साहब। सिलिकॉन वैली से सबसे पहला दौरा शुरू हुआ, और सिलिकॉन वैली में क्या सबसे पहला जहर क्या इस आदमी ने बोया इस करंट दौरे में? मेरे पास तो आईफोन नहीं है, मेरे पास यही फोन है। ये फोन उठा के कहते हैं कि साहब मेरा फोन मिस्टर मोदी मेरा फोन टैप हो रहा है। वाह साहब, कौन हो तुम? क्यों डर है तुम्हें फोन टैप होने का? अगर टैप हो भी रहा है तो चलो यही बता दो। दरअसल भारत की धरती पर विदेशी प्रतिनिधि अगर कोई है आज के भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में तो वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी और उनकी पार्टी पूरी तरीके से भारत के विभाजन की पटकथा लिखने में व्यस्त है, और यही वजह है कि पिछली बार भी जब ये बाहर गए थे तो उन्होंने कहा कि भारत तो एक गणराज्य है, वो नेशन। सोचिए राष्ट्र की परिभाषा क्या है इस व्यक्ति की, और एक बार फिर वो कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर भारत में विदेशी ताकतों के प्रतिनिधि हैं राहुल गांधी, और यही वजह है कि आदमी जब अपने गिरोह में पहुंचता है तो वो बड़ा कंफर्टेबल हो जाता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, वो कॉन्फिडेंस आ जाता है। अब बताइए ना, जहां अपने यार बैठे हो, कहते हैं ना कि जहां 4 यार मिल जाएं वहां, तो असलियत पर राहुल गांधी तब आ जाते हैं जब वो विदेश में होते हैं। और लगातार अभी तो ये 6 दिन का दिवसीय दौरा है, अभी आप देखते रहिए कि कितना जहर आना बाकी है, और अभी 24 की तैयारी किस नकारात्मक जमीन पर राहुल गांधी करने वाले हैं। दरअसल यहां राहुल गांधी की एक और पर्सनालिटी कल्ट है। राहुल गांधी के सामने खुद को साबित करने के इतने ज्यादा प्रेशर है कि पहले तो पार्टी के अंदर प्रेशर था, अभी भी है, क्योंकि एक तरफ प्रियंका गांधी हैं, आप आचार्य प्रमोद जैसे लोगों को देखते होंगे, वो तो एक बिल्कुल ऐलान किए रहते हैं और इसी चक्कर में कभी कभी जो है दाएं बाएं भटक भी जाते हैं। तो बहरहाल जो प्रेशर राहुल गांधी के पार्टी के अंदर उनके नेतृत्व को लेकर है नहीं है, कभी टीम 20 भी बनी थी, टीम 22 भी बनी थी, वो सब भी हुआ था। लेकिन हालिया समय में 2024 के मुहाने पर जब भारत खड़ा हुआ है लोकसभा इलेक्शन के, तो राहुल गांधी के सामने शेष विपक्ष में भी अपने आप को नेता साबित करने की एक बड़ी जिम्मेदारी है। और आप सोचिए, वाशिंगटन में जब पहुंच के ये प्रेस वार्ता करते हैं तो उस प्रेस वार्ता में एक अमेरिकी जर्नलिस्ट, उसका वीडियो बहुत ज्यादा वायरल है, मैं तो अगर आपके पास हो तो आप दिखा भी दीजिएगा अपने दर्शकों को। उस वीडियो, छोटा सा वीडियो है, उसमें एक जर्नलिस्ट अमेरिकी इनसे पूछता है कि साहब आप भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का बहुत अपोज करते हैं, उसकी पूरी पॉलिटिक्स का को अपोज करते हैं, लेकिन केरल जहां से आप खुद सांसद चुन के आते हैं वहां पर आप मुस्लिम लीग जैसी मुसलमान पार्टी, मुस्लिम पार्टी वो कहता है जर्नलिस्ट कि मुस्लिम पार्टी के साथ आपका अलायंस है और आप उसके साथ इलेक्शन लड़ते हैं। राहुल गांधी बिना झिझके और बिना एक सेकंड का भी समय लिए पूरी गंभीरता और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि मुस्लिम लीग इज ए प्योर सेकुलर पार्टी। मुस्लिम लीग पूरी तरह से सेकुलर पार्टी है, उसके साथ कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मुस्लिम लीग आपको देखिए, इसलिए मैं कहता हूं वो पप्पू नहीं है किसी में दम। राहुल गांधी को छोड़ के मैं चैलेंज करता हूं, ओवैसी को और राहुल गांधी को छोड़कर, या जिन्ना की औलादें जो भारत में पल रही हैं उनको छोड़कर है किसी में दम, तो मैं चैलेंज कर रहा हूं कि जरा कोई राहुल गांधी की इस लाइन को दोहरा के दिखा दे, कोई राजनेता भारत में। नहीं हिम्मत है, लाख वो अपीजमेंट करते रहें, तो आप सोचिए कितना बड़ा कॉन्फिडेंस है राहुल गांधी का। नहीं दरकार है उनको, किसी का डर नहीं है उनको। डर क्यों होगा? डर तब नहीं होता है जब आपको पता है कि आपने मुझे बुलाया है और मुझे ये पता है कि गायत्री जी ने मुझे ये स्क्रिप्ट दिया है लिख के, मुझे इसी को पढ़ना है। फिर आप कुछ भी कहलवाते रहिए, मेरे सामने कितने भी आईने रखवाते रहिए, कुछ भी लिहाज करवाते रहिए, आप कहते रहिए अरे नहीं नहीं अवनीश जी ऐसे कैसे आप बोल रहे हैं, कुछ तो सही बोलिए। अरे नहीं भाई, मुझे स्क्रिप्ट पढ़नी है, अपने एजेंडा पे आना है।
यही राहुल गांधी की स्थिति है। इसीलिए वो ये ऐसा कह पाते हैं, इतनी बड़ी खतरनाक चीज कह पाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो कम्युनल है, लेकिन मुस्लिम लीग जिसके नाम में ही पूरी तरीके से कम्युनलिज्म भरा हुआ है, जिसके इतिहास में तो चले जाइए 47 में बंटवा के चले गए इस देश को, और आज भी जिस केरल में ये पहुंचे हैं इसी उम्मीद के साथ पहुंचे हैं कि ये भारत को विभाजित करने की, भारत को देखिए, भारत में कन्वर्जन जो उनकी माताश्री का एजेंडा है उसको तो वो बखूबी चलने दिया उन्होंने। 2014 के बाद इस देश को सद्बुद्धि आई, हम आप जैसे वोटर्स को सद्बुद्धि आई तो कुछ परिवर्तन हुआ, वरना आज इन पीछे बीते 9-10 सालों में देश कहां होता ये कल्पना करना भी मुश्किल है। इसलिए मैं कहता हूं कि राहुल गांधी न पप्पू थे न पप्पू हैं, वह एक बेहद शातिर व्यक्ति हैं। अपने एजेंडे को लागू करना, भले न उनको अवसर मिले शासन में आके लागू करने का, लेकिन नैरेटिव्स में वो लगातार इस प्रयास में जुटे रहेंगे। उनका फंडा क्लियर है। इस देश में अगर करोड़ों लोगों का जो आज भी उनके समर्थक हैं या उनको वोट करते हैं या नरेंद्र मोदी की विरोध करते हुए उनको समर्थन करने के लिए आतुर होते हैं, सोचने की उनको जरूरत है। कंफ्यूजन उनका है। राहुल गांधी को अपने एजेंडे में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। राहुल गांधी एक खतरनाक दृष्टि रखने वाले, भारत की जमीन पर विदेशी प्रतिनिधि करने वाले नेता हैं। जी सही। जब जब बाहर जाते हैं तब तब भारत और भारतीयों की बेइज्जती करते हैं। he has huge contempt for India and Indians दोनों। जी सर। बड़ा एक देशी उदाहरण आपको दूंगा। जब लोग अपने घर में रहते हैं, ससुराल में भरा पूरा परिवार है, ज्वाइंट फैमिली है, जेठ हैं, जेठानियां हैं, देवर हैं, इनके परिवार हैं, चाचा हैं, ताए हैं, इस परिवार में रहते हैं तो लोग बड़ा बैलेंस होके रहते हैं। कभी कोई बात होती भी है तो उसको थोड़ा सा दबा लेते हैं संकोच में, लेकिन जैसे ही बहू मायके जाती है ना, तो फिर उसके बाद 56 इंच वहां दिखना शुरू हो जाता है। फिर वो खुल के कहती है, अरे छोड़िए छोड़िए, आपके भाई साहब ऐसे, आपका घर ऐसा, आपका घर वैसा। मैं ये नहीं कहता हूं कि पूरी तरह से नकारात्मक, एक हैबिट होती है, ह्यूमन हैबिट। इसमें आनंद भी आता है, इसमें मजा भी आता है। राहुल गांधी की यही स्थिति है। आपने कहा ना, जब जब वो विदेश में जाते हैं तब तब भारत की बुराई करते हैं। दरअसल मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था, जब जब वो अपने चंबल के गिरोह के साथियों के बीच पहुंचते हैं तो उनका ऐसा हो जाना स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि उन्हें वहां गिरोह में भी साबित करना होता है खुद को कि यस, मैं छविरान डाकू नंबर 1 हूं, मैं गिरोह का सरदार हूं। दूसरा, साहब सोरस जैसे लोग, आपने हमें फंडिंग दी, आप हमारे फाइनेंसर हैं, सरकार दुआई हो सरकार की, आप जितना पैसा आप देते हैं, जितनी मजदूरी हमको देते हैं, आप देखिए मैं उसको भारत ही नहीं आपके सामने भी यहां उसको पूरी तरीके से निभाता हूं साहब, मैं अपने आपके एजेंडे में लगा हुआ हूं। तो ये एक्चुअली एक कंफर्ट जोन है जहां देखिए, यहां तो मान लीजिए 2 लोग सवाल पूछ लेंगे, या यहां सोशल मीडिया ही एक ऐसा लोकतांत्रिक मंच आ गया है जहां पे लोग उनको तुरंत सवाल जवाब शुरू कर देते हैं या करना शुरू कर देंगे। तो इसलिए राहुल गांधी विदेश में जब जब हैं, क्योंकि मैंने बार बार आपसे तीसरी बार या चौथी बार रिपीट कर रहा हूं, वो भारतीय जमीन पर विदेशी ताकतों के प्रतिनिधि हैं, तो मूलतः वो कंफर्टेबल विदेश में ही होते हैं। और इसलिए अगर राहुल गांधी बार बार विदेश की जमीन से भारत को बेइज्जत करते हैं, भारतीय संस्कृति को बेइज्जत करते हैं, भारत के लोगों को बेइज्जत करते हैं, जब आप कह देते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है तो आप भारत के मतदाता को बेइज्जत करते हैं, जर्रा जर्रा भारत का बदनाम करने की फिराक में राहुल गांधी रहते हैं। ये अवसर ईश्वर न करे उनको कभी प्रधानमंत्री के रूप में मिले या किसी पद के रूप में मिले, वो विपक्ष में रहते हुए बेइज्जत करते रहे, कोई बात नहीं है। लेकिन गायत्री जी, एक बात का दुख होता है, आप नरेंद्र मोदी के विपक्षी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, उसके नेता हैं, आपको अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना है, बिल्कुल बढ़ाइए। नरेंद्र मोदी का विरोध आपको जितना करना हो करिए,
ये आपका लोकतांत्रिक हक बनता है, लेकिन आप भारत को बदनाम करेंगे तो किसी भी भारतीय को अच्छा नहीं लगेगा, कतई अच्छा नहीं लगेगा। और ये आईना देखने की आवश्यकता है कि नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी से राजनीतिक विरोध, देश का विरोध ना हो जाए, इससे बचने की जरूरत है। और मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि 2014 के बाद 2019 में जो बढ़ के दिया था, 2024 में उससे भी ज्यादा बड़ा जनादेश आएगा। और इसी रूप में उसी शातिर राहुल गांधी को मैं भारतीय जनता पार्टी का स्टार कैंपेनर भी कहता हूं, जिसकी शुरुआत उन्होंने कर दिया है। एक बार फिर जोर लगा रहे हैं, लगा दें। जी सर, मैं कुछ दिखाना चाहूंगी क्योंकि अब ये जब गए हैं अचानक से इनका माथे पे टीका आ गया है और इनकी भाषा सुनिए क्या कह रहे हैं। Nothing compared to Guru Nanak Ji. I read somewhere that Guru Nanak Ji had gone all the way to Mecca, Saudi Arabia. He had gone to Thailand. He had gone to Sri Lanka. So these giants were doing Bharat Jodo much before we were born. भेजा ही रहा उनको, गुरु नानक देव जी को कौन सा नशा करते हैं। मक्का मदीना तक तो चलो ठीक था, कुछ सेंस भी बन रहा था, शायद वो गए, नानक जी गए भी थे, मुझे भी कंफर्म नहीं है। बट मैंने एक दो लोगों से बात की थी, उनके पास भी आधी अधूरी नॉलेज थी, किसी ने कहा गए थे, किसी ने कहा नहीं गए थे। बट थाईलैंड तो काफी जी देखिए ऐसा है, मक्का मदीना गए थे नहीं गए थे उसको छोड़ दीजिए, थाईलैंड क्यों भेज दिया इन्होंने? मसाज कराने सर, क्योंकि आप देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं ना कि जब अपने गिरोह के बीच में आदमी रहता है, वो जब उस मंच पर आए हैं वो पूरे गेटअप के साथ आते हैं। दरअसल राहुल गांधी, जब भारत का कोई व्यक्ति राहुल गांधी को पप्पू कहता है तो वो अपने पपुत्व को लेके खुश होते हैं, क्योंकि उन्होंने वो कलेवर ओढ़ा है। इससे पहले एक मैं और उदाहरण दूंगा भारतीय राजनीति में, लालू प्रसाद यादव का। आप क्या समझते थे भारतीय जनता उनको? एक जोकर, एक खिलंदड़, उनके बाल, उनकी हेयर स्टाइल, उनके बोलने का तरीका, बिल्कुल नहीं। लालू प्रसाद यादव बेहद गंभीर राजनीतिज्ञ थे, शातिर थे, हुनरमंद थे, वो उनका अपना एक गेटअप था। तो अब धीरे धीरे राहुल गांधी भी उस पपुत्व को जीने लगे हैं। आप जैसे होता ना कि आप उसकी आड़ में बहुत कुछ ऐसा कर जाते हैं। लेकिन अब वो थाईलैंड क्यों भेज गए? थाईलैंड इसलिए भेज गए कि मंच पर आने और बोलने से ठीक पहले पीछे वाले कमरे में जहां वो बैठे रहे होंगे वहां पूरा थाईलैंड जीवित होगा, पिछले कई घंटों से थाईलैंड जीवित होगा। अब वहां क्या क्या होता होगा वो दर्शक देखिए, जनता इस समय सब जानती है। जनता इतना जानती है ना कि 2019 में चौकीदार चोर है, चोर है, चोर है, ईवीएम से ऐसा निकाला कि काम खत्म हो गया। तो जनता सब जानती है कौन सा नशा फूकते हैं, क्या करते हैं, ये उनकी बातों में साफ दिखाई देता है। लेकिन वो एक, मैं फिर बार बार दोहराऊंगा और इसको बार बार दोहराए जाने की जरूरत है कि वह व्यक्ति पप्पू नहीं है, वह अगंभीर व्यक्ति नहीं है। अपने नकारात्मक एजेंडे को लेकर, अपने एविल पने को लेकर वो आदमी बिल्कुल सीरियस है और वह व्यक्ति जानता है कि उसे कब क्या करना है। साथ में उनकी आदतें तो है ही। अब उनके साथ थाईलैंड जिंदा है तो वो फिर ये थोड़ी ना कहेंगे कि साहब बद्रीनाथ और केदारनाथ, वो तो थाईलैंड की ही बात करेंगे। जी सर, मैं दो सीरियस क्वेश्चंस पे आ रही हूँ, बस ये छोटा सा इस वीडियो में आधे लोग खड़े भी नहीं हुए, इनको कोई फर्क भी नहीं पड़ा, नंबर एक। नंबर दो, इसमें आधे से ज्यादा जनता पाकिस्तानी लग रही थी और मुस्लिम लग रही थी। तो ये जब इंडिया के बाहर जाते हैं, ये इनकी जो लॉयल्टी है चाइना की तरफ ज्यादा है, यूएस की तरफ ज्यादा है, नंबर एक। ये मुस्लिम ज्यादा है या हिंदू या इंडियन ज्यादा है, नंबर दो। जी सर। मैं बार बार जिस संकेतों में बात कर रहा था कि ये भारत की जमीन पर विदेशी ताकतों के प्रतिनिधि हैं, ये क्रिश्चियनों के प्रतिनिधि हैं यहाँ पर, और कन्वर्जन एकमात्र इनका एजेंडा है। कन्वर्जन के बाद जितना कुछ भारत बचे उसको 17, 18, 20 टुकड़ों में बांट दो, इनके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये भारत को एक नेशन मानते ही, राष्ट्र मानते ही नहीं, राज्यों का समूह मानते हैं, यही वामपंथी मानते हैं।
मोमबत्ती बकायदे पेपर है, 17 भाग में भारत को बांटने की वो बात करते हैं। वो भौगोलिक आजादी, हाँ जी, इस पर कल भी अलग से बात कर लेंगे, पब्लिश डॉक्यूमेंट है। तो राहुल गांधी, और आप राष्ट्रगान की बात कर रही हैं विदेश की धरती पर, वहां तो उसको मान लीजिए समझने वाले कम होंगे। राहुल गांधी खुद से उनको अगर जनगण मन बोल दिया तो मुझे नहीं लगता एक झटके में बोल पाएंगे। बहरहाल हो सकता है कि मेरे बात को सुनकर वो कभी एक लाइव सुना भी दें, लेकिन राहुल गांधी की जब भारत भारत जोड़ो यात्रा जब चल रही थी, तो उस बीच में दक्षिण के एक मंच पर 2 बार प्रयास किया राष्ट्रगान बजाने का इनके भाषण के बाद, और दोनों बार पता नहीं कौन से लैंग्वेज में वो कौन सा गाना बज रहा था। तो जो पार्टी, जिस पार्टी के कार्यकर्ता भारत में राष्ट्रगान नहीं बजा सकते सही, वो आप विदेश में, वहां तो कोई घास डालने वाला नहीं है। वो तो वीडियो कैसे पब्लिक में आ गया। अब उसको आप कहिए ना कि हर जगह, अभी तो मोदी के नारे नहीं लगे तो वीडियो तो आ ही जाएंगे। बहरहाल कुल मिलाकर मैं यहां कंक्लूड अगर करूं गायत्री जी, तो राहुल गांधी को कतई भी नॉन सीरियस तरीके से लिए जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मनोरंजन के लिए उनके मीम्स बनाते रहिए, उनको पप्पू कहते रहिए, वो चलता है, लेकिन ऐसा लगातार करके आप उस व्यक्ति के खतरनाक इरादों की तरफ ध्यान नहीं दे पाएंगे। और शायद यही वजह है कि राहुल गांधी खुद और उनके आसपास के लोग भी ये चाहते हैं कि इनका पप्पूपना, उस आदमी को कोई मतलब नहीं होता। भाई आप मुझे बकलोल कहिए, सुबह से शाम तक बकलोल कहते रहिए, लेकिन अगर शाम तक मेरा एजेंडा कंप्लीट हो रहा है, मैं उस पर अच्छा परफॉर्म कर रहा हूं, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मुझे पप्पू कहिए, आप मुझे बकलोल कहिए। यही स्थिति राहुल गांधी की। वह एक खल चरित्र हैं भारतीय संस्कृति के सामने, भारत के सामने, भारत की एकता के सामने, भारत की अखंडता के सामने, सनातन संस्कृति के सामने और भारतीय कल्चर के सामने। यह काम कैसे करना है? गिरते करना है, पढ़ते करना है, भारत की जमीन से करना है, बाहर करना है, थाईलैंड की यात्रा करते हुए करना है कि अलास्का की यात्रा करते हुए करना है, वो बड़ा स्पष्ट और क्लियर है। कंफ्यूजन भारत के उस जनता में है जो कि हर 5 साल के बाद जो है ना, उसके हाथ में खुजली मचने लगती है कि ईवीएम पे जरा जाके कुछ ओटा नोटा टाइप का कुछ कर रहे। वहां कंफ्यूजन दूर करने की जरूरत है। आखिर क्या वजह है कि आज भी भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी को 39-48% से ज्यादा वोट नहीं मिलते? आखिर वो 60-61-62% लोग कौन है? ये वही लोग हैं जिन्होंने 65 साल इन्हीं एजेंडाबाजों को सत्ता में रखा और लगातार रखा। हमने आपने वोट दिया है साहब, मंगल ग्रह से नहीं कोई आता था कांग्रेस का 65 साल राज कराने। तो आज भी अगर किसी को 10 साल 12 साल में सत्ता का बहुत ज्यादा उबन होने लगी हो, तो 2024 सामने है और इस व्यक्ति के खतरनाक इरादों को समझने की जरूरत है। जो आदमी एक सेकेंड, फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड लगाए बिना भी कह देता है कि मुस्लिम लीग तो बिल्कुल सेकुलर पार्टी है, नथिंग रॉन्ग विद मुस्लिम लीग। आप सोचिए जरा, उसके व्यक्ति के अंदर क्या है? व्यक्ति के अंदर यही है कि जो जितना कन्वर्जन का एजेंडा हम कर पाएंगे वो हम कर जाएंगे, बाकी जो बचा उसको मुस्लिम लीग ले जाए या सोमालिया ले जाए या कोई ले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता राहुल गांधी जैसे खल चरित्र को। जी थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। आई एक्चुअली एग्री विद ऑल द पॉइंट्स यू हैव मेड। और इस वक्त ये यूएस में है। यूएस में 4 ऑर्गेनाइजेशंस जो पीछे भी मैं एक बार लिख चुकी हूँ, CIA भी वही है, ISI भी वही है, चाइनीज इंटेलिजेंस एजेंसीज का भी हेडक्वार्टर वही है, और साथ के साथ मुस्लिम ब्रदरहुड तो वही के वही है। तो अब आने जानने वाली बात ये होगी कि जब वो वापस लौट कर आएंगे तब कौन सा नया बवाल मचेगा भारत में। क्योंकि जब जब वो विदेश जाते हैं और वापस आते हैं, कोई ना कोई तोहफे में कोई ना कोई रायट, कोई ना कोई शाहीन बाग जैसा प्रोग्राम तैयार कर कर जाते हैं। असाइनमेंट लेके आते हैं, असाइनमेंट लेकर आते हैं, होमवर्क लेकर आते हैं सर वहां से। ये पूरा धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर सर का चैनल प्रभाव एंड द ऑल्टरनेट मीडिया।